अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा लेक्चर है ब्लड सेल, यानी आज हम इस लेक्चर में ब्लड सेल के बारे में डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने ब्लड को स्टार्ट किया था और ब्लड में स्पेशली हमने प्लाज्मा प्रोटीन इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम इस लेक्चर में ब्लड सेल और स्पेशली रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ रहे। सो रेड ब्लड सेल एक अहम टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिहाज से, इस तरह टेस्ट के लिहाज से बहुत अहम टॉपिक है। रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी हमारे ब्लड में नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, जो कि ये लंग से ऑक्सीजन टिश्यू की तरफ लेके जा रहे हैं और टिश्यू से वापस एक कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट लेके आ रहे। सो रेड ब्लड सेल का सेकंड नाम है एरिथ्रोसाइट, यानी रेड ब्लड सेल इज आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो मीन रेड, इधर मैं मार्क कर रहा हूँ। एरिथ्रो मीन red, site mean cell, red cell. So erythrocyte is the second name of red blood cell, यानी erythrocyte red blood cell की second नाम है। So non nucleated cell form element in the blood, यानी ये non nucleated cell है और blood की element portion बना रहे। So अब हम इसके जर्नल मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, यानी रेड ब्लड सेल के कुछ बेसिक पैरामीटर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है शेप, दे आर स्मॉल सर्कुलर डिस्क और बाइकनकेव शेप, यानी रेड ब्लड सेल की शेप कैसे है। सो ये छोटा सा डिस्क या बाइकनकेव शेप होता है। असल में केव का मतलब केविटी, यानी इधर मैं मार्क कर रहा हूँ, केव का मतलब है केविटी। केविटी यानी रेड ब्लड सेल की शेप में केविटी होता है। लेट्स सपोज इधर मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। अब इस लाइन का एक कनकेव साइड है और एक कनकेव है। ये जो आउटर साइड है बाहर वाला, ये है कन्वेक्स, और ये जो इनर एंड साइड है ये कनकेव है। सो रेड ब्लड सेल बाई कनकेव है। एक और लाइन में इधर ड्रा कर रहा हूं और रेड ब्लड सेल का शेप कुछ इस तरह होता है। मैं रफली ड्रा कर रहा हूं। यानी रेड ब्लड सेल का शेप कुछ इस तरह होता है और ये बाई कनकेव है, यानी दोनों साइड से कनकेव है। इस साइड से भी कनकेव है, जो कड़ा सा नजर आ रहा है, और इस साइड से भी कनकेव है, यानी कड़ा सा नजर आ रहा है। और इसका जो सेंट्रल पोर्शन है ये थिन है, यानी पतला है सेंट्रल पोर्शन, और ये जो पेरिफेरल पोर्शन है ये थिक है, यानी मोटा। ये पोर्शन मोटा है, थिक। सो रेड ब्लड सेल के बाई कनकेव शेप का क्या फायदा है, यानी रेड ब्लड सेल का जब बाई कनकेव शेप है तो इसका फायदा क्या है। सो बस फायदा इसका ये है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, यानी रेड ब्लड सेल के बाई कनकेव शेप से रेड ब्लड सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो रेड ब्लड सेल ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लंग से टिश्यू तरफ के ट्रांसफर कर रहे, यानी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहे। ऑक्सीजन असल में है हेमोग्लोबिन के साथ बांड हो रहे, जो कि हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के साथ बांड हो रहे और एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर ऑक्सीजन लेके जा रहे। सो एक हेमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन को लेके जा रहे। अब नेक्स्ट इसका जो दूसरा फायदा है वही है कि दिस बाइकनकेव शेप इज बेस्ट स्वेटेड फॉर स्क्वीजिंग थ्रू अ नैरो स्पेसेस, यानी ये नैरो स्पेसेस में आसानी से गुजर जाएगा। यानी आर्टरी और वेन में कोई मसला तो नहीं है, उसका डायमीटर ज्यादा है, यानी ब्लड सेल आसानी से गुजर जाएगा, लेकिन मसला तो कैपिलरी में है। सपोज मैं इधर ड्रा कर रहा हूँ, ये हो गया कैपिलरी। अब जो रेड ब्लड सेल का डायमीटर है 7.2 माइक्रोमीटर और कैपिलरी का जो डायमीटर है ये है 6 to 7 माइक्रोमीटर। सो अब ये कैसे इससे कैसे पास हो जाएगा। सो असल में ये जो बाइकनकेव शेप है इसके वजह से रेड ब्लड सेल कैपिलरी में गुजर रहे, यानी कैपिलरी में कुछ इस तरह ही गुजर रहे। इस तरह स्ट्रक्चर होता है ना।
तो इस बाई कनकेव शेप की वजह से ये आसानी से स्क्वीज हो जाएगा कैपिलरी। नेक्स्ट टर्म है साइज, यानी रेड ब्लड सेल की साइज कितना है, 7.2 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर। इसका जो साइज है डायमीटर बोल रहे कि 7.2 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर डायमीटर इसका है। सो सेंट्रल थिकनेस 1 माइक्रोमीटर, इसका जो सेंट्रल थिकनेस है जैसा मैंने बोला कि पतला है 1 माइक्रोमीटर है, यानी ये वाला 1 माइक्रोमीटर। और ये जो फेरिफेरल पोर्शन है इसकी थिकनेस है 2 माइक्रोमीटर, यानी ये थिक पोर्शन बोले 2 माइक्रोमीटर है। नेक्स्ट टर्म है कलर, दे आर रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन प्रोटीन, यानी ब्लड की जो रेड कलर होता है ये रेड ब्लड सेल का जो रेड कलर होता है ये हेमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से होता है। लेकिन हेमोग्लोबिन इटसेल्फ पर्पल कलर, जब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल रहे यानी ऑक्सो हेमोग्लोबिन बना रहे तो इसका कलर रेड होता है। इसका कलर ऑक्सो हेमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है। नेक्स्ट टर्म है न्यूक्लियस, द रेड ब्लड सेल इज नॉट कंप्लीट सेल, यानी रेड ब्लड सेल एक कंप्लीट सेल नहीं है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं है, यानी लेट्स सपोज माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल एंड गोल्गी बॉडीज नहीं है। अब जो रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो ये जेनेटिक मटेरियल इसमें नहीं है, मतलब इसमें डीएनए नहीं है। जब डीएनए नहीं है तो ये सेल डिवाइड नहीं होगा। न्यूक्लियस की रेड ब्लड सेल के डिवीजन नहीं हो रहे। ये जो रेड ब्लड सेल इनिशियली होता है इसमें न्यूक्लियस होता है, यानी इनिशियली रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है। जब ए एम मैच्योर होता है तो इसमें न्यूक्लियस होता है, जब ए मैच्योर होता है तो ये न्यूक्लियस लॉस कर रहे हैं, यानी मैच्योर रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। इस वजह से ये बाई कनकेव शेप दे रहा है, यानी ये न्यूक्लियस लॉस कर रहे हैं, इस वजह से ये बाई कनकेव शेप आ रहे हैं रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। इसका एक फायदा ये है कि इसमें रेस्पायरेशन एनएरोबिक हो रहे। जब रेस्पायरेशन एनएरोबिक हो रहे तो रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहे, जो ऑक्सीजन लेके जा रहे, तो ये खुद ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे, ये टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन तो ट्रांसफर कर रहे लेकिन खुद यूज नहीं कर रहे। इसका वजह माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट है। जब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो रेस्पायरेशन एनएरोबिक होगा। अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता तो फिर ये तो सारा ऑक्सीजन खुद यूज कर रहा था ना, इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये ऑक्सीजन तो ट्रांसफर कर रहे लेकिन खुद यूज नहीं कर रहे। अब एक क्वेश्चन एराइज हो रहे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और ये ऑक्सीजन भी यूज नहीं कर रहे, तो इसको एनर्जी कौन दे रहे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ एनर्जी और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो असल में इसमें ग्लाइकोलाइसिस हो रहे, यानी ग्लाइकोलाइसिस से इसको एनर्जी मिल रही और ये प्योरली ग्लूकोज यूज कर रहे हैं ना, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म हो रहे और ये कुछ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम की मदद से हो रहे। नेक्स्ट है सेंट्रियोल आर आल्सो एब्सेंट, यानी इसमें सेंट्रियोल भी एब्सेंट है। जब सेंट्रियोल एब्सेंट है तो इसमें स्पाइंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होगा। जब स्पाइंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये सेल डिवाइड नहीं होगा। इस वजह से रेड ब्लड सेल की डिवीजन इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टर्म है गोल्गी बॉडीज और आल्सो एब्सेंट, यानी गोल्गी बॉडीज प्रोटीन की पिकिंग कर रही है, ये भी एब्सेंट है रेड ब्लड सेल में। अब हम आ रहे नंबर पे, लेकिन इधर एक पॉइंट याद आया, पॉइंट टू बी नोटेड कि सिंगल रेड ब्लड सेल के वॉल्यूम कितना होता है, यानी इधर में ये साइज पैरामीटर के साथ लिख रहा हूं कि साइज वॉल्यूम ऑफ सिंगल रेड ब्लड सेल। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ सिंगल रेड ब्लड सेल इज 90 माइक्रोमीटर क्यूब, यानी सिंगल रेड ब्लड सेल की वॉल्यूम 90 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर क्यूब में होता है। ये हो गया सिंगल रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम। अब हम आ रहे हैं नंबर पे, क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन रेड ब्लड सेल, यानी क्यूबिक मिलीमीटर में रेड ब्लड सेल का काउंट होता है
5 मिलियन एडल्ट मेल, यानी एडल्ट मेल में 5 मिलियन रेड ब्लड सेल होता है। 4.5 मिलियन एडल्ट फीमेल और 4.5 एडल्ट फीमेल में होता है। यानी क्यूबिक मिलीमीटर का मतलब आपने 1 डेसी लीटर क्यूब ब्लड लिया, 1 डेसी लीटर क्यूब, और या 100 ml ब्लड लिया। तो इस 100 ml ब्लड में अगर ब्लड मेल का है तो आपको 5 मिलियन रेड ब्लड सेल मिलेगा, अगर फीमेल का है तो आपको 4.5 मिलियन रेड ब्लड सेल मिलेगा। सो अब जो डिफरेंस है मेल और फीमेल में, यानी मेल में ज्यादा है और फीमेल में कम है, 4.5 मिलियन फीमेल में है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन, यानी मेल में जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन स्टिमुलेट कर रहे एराइथ्रोफाइसिस को, यानी रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहे। इस तरह फीमेल में होता है एस्ट्रोजीन, एस्ट्रोजीन। अब जो एस्ट्रोजीन हार्मोन है ये एराइथ्रोफाइसिस को इनहिबिट कर रहे हैं, इस वजह से मेल में ज्यादा होता है और फीमेल में कम। लेकिन ये जो मकदार बोले सारा ब्लड में नहीं, ये जो काउंट बोले सिर्फ 100 ml ब्लड में होता है। अब जो नेक्स्ट टर्म है फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड एरिथ्रोफाइसिस, यानी रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को एरिथ्रोफाइसिस कहा जाता है। इधर में मार्क कर रहा हूं, एरिथ्रो मीन रेड, जैसा मैंने पहले जिक्र किया रेड, फाइसिस मीन फॉर्मेशन, सो एरिथ्रोफाइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। अब जो एरिथ्रोफाइसिस प्राइसिस है ये एक हार्मोन स्टिमुलेट कर रहे जो किडनी से रिलीज हो रहे, और इस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोफाइटिन और हेमोफाइटिन। मैं इधर लिख रहा हूं एरिथ्रोफाइटिन, एरिथ्रोफाइटिन और हेमोफाइटिन। सो ये एरिथ्रोफाइटिन और हेमोफाइटिन हार्मोन है जो कि एरिथ्रोफाइसिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं। ये किडनी से रिलीज हो रहे हैं और स्पेशली फ्री टेबुलर कैपिलरी से रिलीज हो रहे हैं। और ये कब रिलीज हो रहे हैं? जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बॉडी में कम होता है, यानी हाइपोक्सिया जब होता है। इधर मैं लिख रहा हूं हाइपोक्सिया, जब हाइपोक्सिया होता है यानी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बॉडी में कम होता है तो ये हार्मोन रिलीज हो रहे एरिथ्रोफाइटिन। सो ये एरिथ्रोफाइसिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं। अब हमारी लाइफ में 2 स्टेजेस होता है, एक है फेटल लाइफ यानी एम्ब्रियनिक लाइफ, और एक है आफ्टर बर्थ यानी पैदाइश के बाद जो लाइफ होता है। अब जो फेटल लाइफ है इसमें फिर मुख्तलिफ स्टेज है, जो कि मुख्तलिफ स्टेज में डिफरेंट ऑर्गन से रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन हो रहे। सब जो फर्स्ट स्टेज है मेसोब्लास्टिक स्टेज, फर्स्ट 2 मंथ ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ, यानी IUL जो मैंने लिखा ये इंट्रायूटराइन लाइफ रेफर कर रहे हैं। सो फर्स्ट 2 मंथ जो एम्ब्रियनिक लाइफ होता है तो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन योग सेक से होता है, यानी योग सेक रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और योग सेक मेम्ब्रेन होता है एम्ब्रियो के आउटसाइड में एक मेम्ब्रेन होता है जो कि रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन कर रहे हैं फर्स्ट 2 मंथ में। नेक्स्ट टर्म है हेपेटिक स्टेज, जैसा हेपेटिक मतलब ये टर्म लिवर के रिलेटेड, जैसा हम रेनल वर्ल्ड किडनी के लिए यूज कर रहे इस तरह हेपेटिक ये लिवर के लिए यूज हो रहे। सो 3 to 6 month of intrauterine life, रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस इन लिवर। सो रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होता है लिवर में, मतलब 2 to 6 मंथ इसके दौरान में जो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहे ये मेनली लिवर में हो रहे। नेक्स्ट स्टेज है माइलाइट स्टेज। अब माइलाइट स्टेज ये फाइन स्टेज होता है एम्ब्रियनिक लाइफ का जो 6 मंथ से 9 मंथ तक ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ। रेड ब्लड सेल और फॉर्म मेनली इन रेड बोन मेरो, ये जो रेड ब्लड सेल है मेनली रेड बोन मेरो में इसके प्रोडक्शन हो रहे।
अब जो बोन मेरो है ये बोन के एंड में मौजूद होता है, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है। यानी मैं ड्रा कर रहा हूँ, लेट सपोज ये है स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। ऑफ लॉन्ग बोन की एंड में स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू मौजूद होता है जिसको बोन मेरो कहा जाता है। और ये बोन मेरो ब्लड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इससे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स इधर से फॉर्मेशन हो रहे, प्रोडक्शन हो रहे। सो अब नेक्स्ट स्टेज जो आ रहे हैं आफ्टर बर्थ, यानी पैदाइश के बाद ब्लड के फॉर्मेशन कैसे हो रहे। सो पैदाइश के बाद आफ्टर बर्थ दे आर फॉर्म इन रेड बोन मेरो। पैदाइश के बाद जो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है ये रेड बोन मेरो में होता है। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ बोन के बोन मेरो से हो रहे, जैसा फेमरस हो गया, फेमर्स हो गया, स्कल हो गया, स्टर्नम हो गया, तो डिफरेंट बोन होता है जो कि इसकी फॉर्मेशन कर रहे। नेक्स्ट टर्म आ रहे लाइफ स्पेन, यानी रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पेन। सो रेड ब्लड सेल का जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज, यानी 120 डेज रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन होता है। सो इन्फेंट में रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन 60 to 80 डेज होता है, जबकि एडल्ट में 100 to 120 डे रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पेन होता है। अब ये क्यों होता है कि इन्फेंट में 60 to 80 होता है और एडल्ट में 120 और 100 के दरमियान होता है। सो इसका असल वजह यह है कि इन्फेंट का जो रेड ब्लड सेल है ये ऑक्सीडेटिव डैमेज को ससेप्टेबल होता है, यानी ये ऑक्सीडेटिव डैमेज को हसास होता है, इस वजह से इसका लाइफ स्पेन कम होता है इन्फेंट में। सो आफ्टर 120 डे दे डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, यानी 120 दिन बाद ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है। इस वजह से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी कहा जाता है। सो ये जो ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए स्प्लीन के पास जा रहा है, इधर मैं ड्रा कर रहा हूँ, लेट सपोज ये है स्प्लीन। स्प्लीन अब ब्लड जो फिल्ट्रेशन के लिए स्प्लीन के पास जा रहे हैं, यानी इनिशियली रेड ब्लड सेल का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह होता है, शेप सॉरी इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरह होता है, और फिर ग्रेजुअली इसमें चेंजेस आ रहे, फाइनली बिल्कुल सादा गोल सा स्ट्रक्चर होता है। सो ये जो फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड जा रहा है स्प्लीन के पास, तो इनिशियली जैसा हमने कहा कि रेड ब्लड सेल का जो शेप है बाइकनकेव है, फिर ये व्हीसल के वालों के साथ टक्कर खा कि इसकी शेप में चेंजेस आ रहे। फाइनली एक टाइम ऐसे आ रहा है, एक पॉइंट ऐसे आ रहा है कि जब इसका लाइफ स्पेन पूरा होता है तो इसका बिल्कुल शेप गोल स्पेरिकल जैसा होता है, बन जाता है, और ये फिर स्प्लीन में जा रहा है, स्प्लीन में मैक्रोफेज होता है जो इसको डिस्ट्रॉय कर रहे। सो इस तरह इसका लाइफ स्पेन होता है। सो ये है रेड ब्लड सेल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो अब हम कुछ कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं या वेरिएशन जो रेड ब्लड सेल में हो सकता है। सो फर्स्ट है एनीमिया। रेड ब्लड सेल काउंट डिक्रीजेस इज कॉल्ड एनीमिया। जब ब्लड में रेड ब्लड सेल के काउंट डिक्रीज होता है, यानी ब्लड में रेड ब्लड सेल कम होता है, तो इस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। फिर एनीमिया की अलग अलग टाइप है। सो सेकंड है फुलिस्टीमिया। रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीजेस इज कॉल्ड फुलिस्टीमिया, यानी फुलिस्टीमिया वो कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल का काउंट ब्लड में इंक्रीज होता है, यानी रेड ब्लड सेल का काउंट ज्यादा होता है ब्लड में। नेक्स्ट है एनआइसोसाइटोसिस, वेरिएशन इन साइज ऑफ रेड ब्लड सेल। जब हमें एक स्लाइड के अंदर साइज में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब पेशेंट है सफरिंग फ्रॉम एनआइसोसाइटोसिस। नेक्स्ट है फुलिकुलोसाइटोसिस, वेरिएशन इन शेप ऑफ रेड ब्लड सेल। जब रेड ब्लड सेल के शेप में वेरिएशन आ रहे, यानी इसके शेप में चेंजेस आ रहे, तो इस कंडीशन को फुलिकुलोसाइटोसिस कहा जाता है। जैसे हमने जिक्र किया था कि रेड ब्लड सेल का बाइकनकेव शेप है, अब इस बाइकनकेव शेप में जो चेंजेस आ रहे ये क्या है, फुलिकुलोसाइटोसिस। नेक्स्ट है स्पेरोसाइटोसिस, यानी स्पेरिकल रेड ब्लड सेल। जब रेड ब्लड सेल का शेप स्पेरिकल होता है, यानी इस तरह होता है, तो इस कंडीशन को स्पेरोसाइटोसिस कहा जाता है। जैसे हमने जिक्र किया था कि रेड ब्लड सेल का शेप कुछ इस तरह होता है, इस तरह रेड ब्लड सेल का शेप होता है। अब जब ये शेप ऐसे स्पेरिकल बन जाता है, तो इस कंडीशन को
स्पेरोसाइटोसिस का।